हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हैं। आपको पेपर का स्टाइल भी पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि 2021 में जो जून की परीक्षा हुई थी उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं उनको हल भी करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा, जून 2021। आपके यहाँ पे अंक हैं 100 और समय आपके पास है 3 घंटे। 3 घंटे में आपने जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो हल करना है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रश्न 1 अनिवार्य है, ज़रूरी है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, चाहे उसके 2 भाग हों या फिर 3 भाग हों, चाहे 4 भाग हों। जितने भी पहले क्वेश्चन में पहले भाग जो क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी लिखने हैं आपको। मतलब कि आपको 4 क्वेश्चन पूरे लिखने हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन का क भाग है। स्टूडेंट्स, कल्पना कीजिए कि आप पर 4 वर्षीय 20 बच्चों के समूह का कार्यभार है। 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची की योजना बनाइए, जिसमें बच्चों के प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे से केंद्र पहुंचने से लेकर प्रस्थान करने, मतलब केंद्र में पहुंचने से लेकर उनकी छुट्टी होने तक, दोपहर 12:30 बजे उनका छुट्टी का टाइम है, तब तक आप उसके लिए जो विभिन्न क्रियाएं आयोजित करेंगे उनका उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपको 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आपकी 5 क्रिया की सूची बनानी है। स्टूडेंट्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करवाओगे। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको हल करके बताऊंगी। और आपका जो पहला क्वेश्चन का ख भाग है, उपयुक्त अनुसूची की योजना बनाते समय आपने जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा उसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का है और उसमें सिद्धांत कौन से आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा है उसकी सूची बनानी है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बच्चे की क्रिया व्यवहार का एक उदाहरण दीजिए जो उन विशेषताओं को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे 5 अलग अलग उदाहरणें देनी है आपको। शाला पूर्व बच्चे कैसे सोचते हैं और उनका कैसे विकास होता है, वो बातें सभी, इसको भी हल करेंगे हम। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पहला भाग है क, उदाहरण देते हुए बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जो बच्चे के पहले 3 वर्षों में भाषाई विकास होते हैं, कौन कौन से पड़ाव से गुजरते हैं वो बताने हैं आपको। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए। और अगला ख भाग है, आपके तीसरे क्वेश्चन का ख भाग है। स्टूडेंट्स, 1 वर्षीय बच्चे के भाषाई विकास में मदद करने के लिए क्रैश कार्यकर्ता जो कोई 2 क्रियाएं आयोजित कर सकती है उन्हें सुझाइए। मतलब शिक्षक कौन सी 2 क्रियाएं आयोजित करेगा 1 वर्षीय बच्चे को बोलना सिखाने के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क भाग है इसका भी। शिशु का अपनी माँ के साथ लगाव केवल इसीलिए विकसित होता है क्योंकि वह अपने शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, ज़रूरतों को पूरा करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? माँ और शिशु के बीच लगाव कैसे विकसित होता है, इसको स्पष्ट करते हुए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। शिशु का अपनी माँ के साथ लगाव कैसे होता है, तो ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी मैं हल करके बताऊंगी। ख भाग है आपका, स्वायत्तता और शर्म बनाम शक को स्पष्ट कीजिए। पारिवारिक परिवेश की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो स्वायत्तता के विकास को बढ़ावा देती है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी आपका 20 नंबर का है। इसके भी 2 पार्ट हैं। तो आगे 5वां क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, क्रिया क्षेत्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। शाला पूर्व वर्षों में
शाला पूर्व केंद्र में क्रिया क्षेत्र बनाने के क्या लाभ हैं? तो क्रिया क्षेत्र क्या है स्टूडेंट्स, स्पष्ट कीजिए। क्रिया क्षेत्र होते हैं जो कॉर्नर बनते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं जो आपके शाला पूर्व केंद्र में, क्रैश में, या फिर यहाँ भी आपकी कक्षा का कमरा है, वहाँ पर इन बच्चों को सिखाने के लिए 4 कॉर्नर बनाए जाते हैं, तो वो क्रिया क्षेत्र होते हैं। तो शाला पूर्व केंद्र में क्रिया क्षेत्र बनाने के क्या लाभ हैं? तो वो जो कॉर्नर बनाते हैं उनके लाभ बताने हैं, उनके फायदे बताने हैं, आपने उलझना नहीं है इसमें। तो ये देखिए, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, और आगे ख जो है आपका, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। और ये देखिए, शाला पूर्व केंद्र की पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए 10 बिंदुओं की जांच सूची तैयार कीजिए। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है, 10 बिंदुओं की जांच सूची तैयार करनी है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स ये भी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो आपने 4 वर्षीय बच्चों का कार्यभार संभालने के लिए 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची बनानी है। तो ये चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, मैं 4 वर्षीय 20 बच्चों का कार्यभार संभालने के लिए 3 दिन की क्रियाओं की अनुसूची बनाने जा रही हूँ, जिसमें बच्चों के प्रातःकाल 8:30 बजे केंद्र पहुँचने से लेकर छुट्टी होने दोपहर 12:30 बजे तक उनके लिए जो विभिन्न क्रियाएं आयोजित करूँगी, उनका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पहले दिन की क्रियाएं। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका पहला दिन। समय अवधि है प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बच्चों का केंद्र में आना और उनका स्वागत करना। यहाँ पर मैंने 1 घंटा लिया है। आप लोग बच्चे आते हैं, बच्चों का स्वागत करते हो, कुछ बच्चे रोते हुए आते हैं, उनको चुप कराते हो, तो बच्चों के साथ आप बातें करते हो, या उन्हें जो भी आप लोग सुबह वाला जो सुबह की प्रार्थना होती है वो करते हो बच्चों के साथ। तो 1 घंटा तो ज़रूरी है, तो माइंड सेट होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो मैंने यहाँ पे 1 घंटा लिया है। तो 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, तब तक बच्चे सेट होते हैं अपनी जो उनकी क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए। क्रियात्मक गतिविधि आरंभ करवाना पहली गतिविधि है आपकी। तो 10:30 बजे 11 बजे शारीरिक गतिविधि से संबंधित बाहरी खेल है। तो 11 बजे से 11:30 बच्चों के हाथ धुलवाना और भोजन के समय आहार परोसना। आधी छुट्टी है, मतलब यहाँ पे ब्रेक है आपका। तो 11:30 बजे से 12 बजे तक बच्चों से कमरा सही करवाना है। 12 बजे से 12:30 बच्चों से उनके विचार जानने की कोशिश की गई कि आज उनका समय कैसे रहा। 12:30 बजे घर के लिए प्रस्थान, प्रत्येक बच्चों को विदा करना। 12:30 बजे मतलब कि आप लोग उनको छुट्टी कर दोगे, बच्चों को विदा करना। तो छोटे बच्चे हैं, आप लोग उनको गेट तक छोड़ने जाते हो। दूसरा दिन है, समय अवधि है 8:30 बजे से 9 बजे तक क्रियाएं हैं, बच्चों का केंद्र में आना और उनका स्वागत करना। यहाँ पे मैंने क्रिया चेंज की है। तो दूसरा दिन है आपका प्रातःकाल 8:30 बजे से 9 बजे बच्चों का स्वागत, उनका केंद्र में आना, उनका स्वागत करना, उनको चुप कराना। तो यहाँ पे 9 बजे से 9:30 बजे है आपका अंग्रेजी के वर्णमाला से संबंधित वार्तालाप तथा गतिविधि आयोजित करना। 9:30 बजे से 10 बजे विभिन्न रंगों की वस्तु दिखाकर एक जैसी वस्तु को अलग करना, मतलब वर्गीकरण करना। 10 बजे से 10:30 बजे फ्री प्ले। 10:30 बजे से 11 बजे खाने का समय और अच्छी आदतों का आगाज। 11 बजे से 12 बजे तक बच्चों को चित्र दिखाकर उनके बारे में बातचीत करना। 12 बजे से 12:30 बजे बिखरा हुआ कमरा सही करवाना और खेल कूद में बाल गीत सीखना। और 12:30 बजे घर के लिए प्रस्थान, बच्चों को विदा करना, मतलब बच्चों को छुट्टी। तो तीसरा दिन है आपके लिए, आपके पास समय अवधि है 8:30 बजे से 9 बजे तक बच्चों का स्वागत करना और रोते हुए बच्चों को चुप कराना। 9 बजे से 9:30 बजे बच्चों को सुलेख देकर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खिंचवाना। 9:30 बजे से 10 बजे बड़ा या छोटा गतिविधि। 10 बजे से 10:30 चित्र में रंग भरना। और 10:30 बजे से 11 बजे बच्चों के हाथ धुलवाना और खाने के समय अच्छी आदतें सीखना। 11 से 11:30 कमरे में मौजूद सामग्री के साथ खेलना और खेल में सीखना। 11:30 बजे से 12 बजे तक है क्ले से बच्चों को छोटे मोटे जानवर बनाना सिखाना। तो जैसे 12 बजे से 12:30 बच्चों से कमरे में बिखरा हुआ सामान
सही जगह पर रखवाना और सही नियमों के बारे में बताना। 12:30 बजे घर के लिए बच्चों को विदा करना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया 3 दिन की क्रियाएं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आपका उपयुक्त अनुसूची की योजना बनाते समय आपने जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा उनकी व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं कहाँ से शुरू करना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य, आपको लक्ष्य बताने हैं। बच्चों का सीखना और विकास समग्र रूप से होता है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर बच्चों की भावनाओं का क्षेत्र या फिर उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, ये सभी साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्यक्रम की सूची तैयार करते समय इन सभी के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि आगे दी गई हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना है स्टूडेंट्स, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, एक ही भाग लिखेंगे हम। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखना। बच्चों के सभी प्रकार के विकास तथा खुशहाली के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें पाठ्यक्रम की सूची बनाते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, उसी को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम की सूची तैयार की जाती है। सूची तैयार करेंगे। बेहतर योग्यता हासिल करने के लिए बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। साथ ही साथ जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल आधारित योग्यताएं विकसित करते हैं तो उनमें शामिल होते हैं तो वह सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं तथा पहली पहचान की शुरुआत करते हैं। बच्चों में यह शुरुआती दौर में यह 2-2 के समूह में और धीरे धीरे 2 से 4-4 समूहों में विकसित होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि पहले बच्चे 2-2 में एक दूसरे से भिन्न मिलने जुलने लगते हैं और बाद में 2 से अधिक बच्चों से घुलने मिलने लग जाते हैं, जिसका यह लाभ होता है कि वह दूसरों के साथ दिलचस्पी के साथ खेलना, काम करना और रहना सीखते हैं। वे इस बात को भी पहचानने लगते हैं कि वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और इस लक्ष्य को भी समझने लगते हैं कि इन भिन्नताओं को स्वीकार करना बल्कि इनका आदर करना भी जरूरी है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इतना ही लिखना है स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो आगे आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चे की क्रिया व्यवहार का एक उदाहरण दीजिए और उन विशेषताओं को दर्शाता है जो कि उन विशेषताओं को दर्शाता हो। आपको 5 अलग अलग उदाहरण देने होंगे। तो यहाँ पे बच्चों की जो विचार शक्ति है उनकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है उनको ही हमें जोड़ना है। एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं तो यहाँ पे 5 उदाहरण देने हैं। 4 नंबर की एक उदाहरण होगी। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं हम। पहला उदाहरण, जीवितारोपण बच्चे कैसे सीखते हैं। जीवितारोपण शालापूर्व बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और चंचल होता है। उनमें बच्चों की तरह भावनाएं और इरादे होते हैं। जिस प्रकार गिरने से हमें चोट लगती है उसी तरह सभी वस्तुओं को गिरने से चोट लगती है। उदाहरण के लिए बच्चे यह सोचते हैं कि सूर्य इसलिए अस्त होता है क्योंकि वह थक जाता है और सोना विश्राम करना चाहता है, या चांद बादलों के पीछे इसलिए छिप जाता है क्योंकि उसे ठंड लगती है। तो ये यहाँ पे बच्चों की विचार शक्ति बतानी है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक चीज, चाहे वह पत्थर हो, पुल या सड़क हो, या बादल, सूर्य, चांद, मेज और पेंसिल हो, सभी सजीव हैं। वे मानते हैं यदि पत्थर को ठोकर मारेंगे तो उसे चोट लग जाएगी और दर्द होगा, और पुल रात को थक जाता है क्योंकि दिन में उसके ऊपर से बहुत वाहन गुजरते हैं। उनके लिए गेंद जमीन पर लुढ़कती है क्योंकि वह लुढ़कना चाहती है। गुड़िया खा नहीं सकेगी और बिना खाए वह कैसे सोएगी। एक बालिका बहुत ही सहज रूप से कुर्सी पर बैठती है तो उसके इस व्यवहार की ओर जब अध्यापिका का ध्यान गया तो उसे बड़ा ही अजीब सा लगा क्योंकि वह बड़ी शरारती बालिका थी।
एक दिन अध्यापिका ने बालिका से इस शिष्टता का कारण पूछा, तो बालिका ने उत्तर दिया, अगर मैं कुर्सी पर कारण पूछा तो बालिका ने उत्तर दिया, अगर मैं कुर्सी पर कठोरता से बैठूंगी तो कुर्सी को चोट लग जाएगी। शालापुर बच्चे मानते हैं कि प्रत्येक जीवित वस्तु जीवित होती है। तो यहाँ पे जीवतारोपण था आपका। तो अगली परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारी अगली परिभाषा है, तो यहाँ पे ये आपका अगला उदाहरण है, अहं केंद्रित विचार शक्ति। इसकी परिभाषा देनी है। कैसे बच्चे इसकी तरफ भी कैसे बच्चे सोचते हैं इसमें। अहं केंद्रित विचार शक्ति मतलब अपनी कल्पना से सोचना, अपने अंतर ध्यान से सोचना। पियाजे ने इस योग्यता के विकास का पता बच्चों में लगाया है। उन्होंने बताया कि शाला पूर्व बच्चे चीज़ों को पूर्ण अपने नज़रिए से ही देखते हैं और अपने ही विचारों के संबंध से सोचते हैं। वे महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उन्हीं की भांति देखते समझते व घटनाओं और क्रियाओं को व्याख्यात करते हैं। वे मानते हैं कि दूसरे भी उन्हीं की भांति देखते समझते और महसूस करते हैं, और जो वे कर सकते हैं दूसरे भी उसे करने में समर्थ हैं। यदि वे अप्रसन्न हैं तो दूसरे भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। यदि वे अपनी आंखें बंद करके भी कुछ नहीं देख पाते तो वे मानते हैं कि कमरे में उपस्थित अन्य लोग भी जिन्होंने अपनी आंखें बंद नहीं की हैं उनकी तरह कुछ नहीं देख पाएंगे। पियाजे ने बालिका की विचार शक्ति के इस गुण को अहं केंद्रियता का नाम दिया है। उनका कहना है कि शालापुर बच्चे नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु की स्थिति को भिन्न तरीके से देख सकता है और भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, नतीजे पर पहुंच सकता है मतलब। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तीसरा का क भाग है। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उदाहरण देते हुए बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए क्योंकि पहले मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, क भाग है। तो चलिए इसका आंसर है हमारे पास, मानव जीवन के विकास में सबसे अधिक योगदान भाषा का ही रहता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहकर ही सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे ही उसे अपने मन के भावों विचारों अनुभवों आदि को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और उनके विचारों को ग्रहण करने के लिए भाषा को ही माध्यम बनाना पड़ता है। सभी की अपनी अपनी बोली होती है, वे चाहे मानव हो या पशु पक्षी। शिशुओं का विकास भाषा के बिना शुरू होता है, फिर भी 10 महीने तक वे आवाज़ को समझने लगते हैं। प्रथम 3 वर्षों में शिशु का विकास भाषाई विकास अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है और वे अवस्थाएं नीचे लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम भाषाई अवस्थाएं लिखनी है स्टूडेंट्स। प्रथम 3 वर्षों में बच्चे का भाषाई विकास कैसे होता है, कौन कौन से पड़ाव से गुजरता है। तो यहाँ पे पहला पड़ाव है हमारा रुदन। बच्चे रोते हैं, रोना शुरू करते हैं। यहाँ पे है रुदन। रुदन का मतलब होता है बच्चे का रोना। बोलना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। यह बोलना सीखने का कठिन पड़ाव है। इसका स्वरूप हमें चीखने चिल्लाने में मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार रुदन प्रारंभ से भारी संकट से गुजरता है। रुदन शिक्षा की एक आदत बन जाता है, शिशु की एक आदत बन जाता है जो कि बिना किसी कारण की करता है। स्टीवर्ट के अनुसार जीवन के प्रारंभिक दिनों में रुदन जो है रोना भिन्न मात्रा में पाया जाता है और दूसरे सप्ताह में प्रकट हो जाता है। तीसरे सप्ताह में ये कम हो जाता है। यह रुदन शिशु का रोना शिशु के भावों को प्रकट करता है और यह पीड़ा, तेज रोशनी, तीखी आवाज़, थकान, भूख आदि में शिशु के द्वारा दी गई भाषा है। तो दूसरा है हमारा बलबलाना। तो ये बलबलाना क्या है देख लेते हैं हम। डार्विन महोदय के अनुसार बच्चे के रुदन में तरह तरह की आवाज़ें पाई जाती हैं। यह ध्वनि चौथे 5वें महीने से शुरू होती है। बलबलाने में शिशु के जन्म के पहले वर्ष में स्वर ध्वनि सुनाई देती है, अ आ इ ई ए। इसके साथ ही इसी समय तक जबकि आगे के कुछ दांत आ जाते हैं जो होठों के मेल से शिशु ब, ल, त, द, म जैसे व्यंजनों को प्रकट करता है।
तो इसको क्या कहते हैं? बलबलाना कहते हैं। अगला हमारा तीसरा उदाहरण है स्टूडेंट्स, इंगित करना। वैज्ञानिकों के ने इंगित करना को भाषा का शिशु द्वारा इशारों में प्रकट करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इसके द्वारा शिशु दूसरे को अपने भाव विचार समझाता है। इसमें शिशु हाँ या ना में अपनी गर्दन हिलाकर भी उत्तर देता है। और यहाँ आगे है, ये था इंगित करना। तो चौथा है बोलना। भाषा प्रयोग की यह अंतिम अवस्था होती है। इसका आरंभ 1-1.5 वर्ष के करीब हो जाता है। भाषा बोलना भी एक हुनर ही है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। यह शारीरिक क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। आप क्षमता ना लिख के शक्ति लिख सकते हो। यह शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है। शुरू में उल्ट पुल्ट शब्द बोले जाते हैं, जैसे बा, ला, दा, ना आदि। धीरे धीरे यह शब्द सीधे हो जाते हैं। शब्द बोलने में एक समस्या आती है, क्योंकि यह शिशु की शुरुआत होती है। पांचवा है कूंजन। लगभग 1 महीने की उम्र में शिशु रोने के अलावा कूंजन भी करते हैं। यह प्रक्रिया चौथे या 5वें महीने तक चलती है। स्वर के समान ध्वनियों को कूंजन कहते हैं। विशेषकर ऊ या अ जैसी ध्वनि को ऐसे आवाज शिशु तब मुंह से निकालते हैं जब वे भूखे नहीं होते और शांत होते हैं। जब शिशु ऐसी आवाज मुंह से निकालते हैं तो आसपास के लोग अक्सर उसी ध्वनि को शिशु से दोहराते हैं और कुछ नई ध्वनियां उत्पन्न करके शिशु से बात करते हैं। इस प्रकार का दो तरफा वार्तालाप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसी अंतक्रियाओं द्वारा ही पालनकर्ता और शिशु के बीच भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। तो हमारे पास छठी उदाहरण है स्टूडेंट्स, प्रारंभिक शब्द। प्रारंभिक शब्द हैं, लगभग पहले जन्मदिन के आसपास शिशु पहला शब्द बोलते हैं। संभव है कि यह शब्द हमारी भाषा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। वह शिशु का समय बनाया गया शब्द हो, परंतु इसे हम शब्द कहेंगे क्योंकि शिशु इस शब्द का प्रयोग सदा ही किसी वस्तु, क्रिया या गुण को प्रकट करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए एक बालिका दूध में शब्द का प्रयोग तरल पदार्थों जैसे दूध और पानी के लिए करती है। 12 महीनों के शिशुओं का शब्द भंडार उसे 3 से 8 शब्दों का होता है। शिशुओं द्वारा बोले जाने वाले प्रारंभिक कुछ शब्द हैं, चीजी, मम्मा, नीनी, दूदू, टाटा आदि। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी उदाहरण आपने इसमें लिखने हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का ख भाग है स्टूडेंट्स हमारे पास। ये आपका क भाग था तीसरे क्वेश्चन का। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे हम अगला आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1 वर्षीय बच्चे के भाषाई विकास में मदद करने के लिए क्रैश कार्यकर्ता जो कोई 2 क्रियाएं आयोजित कर सकती है उन्हें सुझाइए। शिक्षक से पूछा गया है कि जो 1 वर्षीय बच्चे के भाषाई विकास में कौन कौन सी क्रियाएं जो शिक्षक है वो करवाएगा ताकि उसे भाषा का पता चले। तो हम आंसर देख लेते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। बच्चे खेलने से सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि क्रैश कार्यकर्ता की इसमें भूमिका ही नहीं होती है। सबसे पहले शिक्षक की जरूरत इसलिए है कि वह बच्चों को उनकी खोज समझने में मदद कर सके। शिक्षक बच्चों के भाषाई विकास में मदद करने के लिए नीचे दी गई क्रियाएं आयोजित करेगा। पहली क्रिया है खेल खेल में सीखना। शिक्षक बच्चों को बाहर मैदान में ले जाकर खुला वातावरण दिखाएगा और बच्चों को खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़िया और पौधों आदि के बारे में जानने में मदद कर सकते हैं। और दूसरी क्रिया है आपकी 5 नंबर का क्वेश्चन ही लिखना है स्टूडेंट्स, इतना सा ही लिखोगे आप, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, इसको खुला खुला करके लिख दीजिए। तो बाहर मैदान में ले जाकर खुला वातावरण दिखाएगा और बच्चों को खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों और पौधों आदि के बारे में जानने में मदद कर सकती है। ये पहला पॉइंट यहाँ तक ही लिखना है आपने। दूसरा पॉइंट है रेत से खेलना और सीखना। बच्चे रेत से खेलकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों को रेत में अंगुलियां फेरने में बहुत मजा आता है। रेत में वे टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं और खुद से
बोलते हैं, तुतलाकर बोलते हैं और उसमें व्यस्त हो जाते हैं। इससे वह अपनी भाषा सीखने की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। आपके आगे 4 क्वेश्चन रह गए हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं आपके 4 क्वेश्चन हल कर दूंगी। बहुत जल्द आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ये क्वेश्चन पेपर का पहला भाग पढ़िए और इन क्वेश्चंस को समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में मिलती हूँ आपके साथ। पूरा ये जो क्वेश्चन का अगला भाग है पूरा वीडियो बना के लेके आऊँगी। 4 क्वेश्चन रह गए हैं आपके। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।